घटना के बाद से दहशत में जी रहे विशाखापट्टनम के लोगों को रात होते ही फिर से डर सताने लगा। अचानक एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री से दोबारा गैस लीक होने की खबर आ गई और फैक्ट्री से कुछ किलोमीटर दूर से भी स्टायरीन केमिकल टैंकों से लीक होता हुआ दिखने लगा। फिर से जहरीली गैस का डर लोगों के दिल में ऐसा बैठा कि लोग घरों से जान बचाने के लिए निकल पड़े। सड़कों पर पैदल ही निकले हुए लोग दिखाई देने लगे। चेहरे पर मास्क लगाकर लोग पूरे परिवार के साथ घरों से निकल गए। जिनके पास अपनी कार या मोटरसाइकिलें थी वो गाड़ियां लेकर निकल पड़े। लॉकडाउन की वजह से बंद शहर में अचानक सड़कों पर भारी ट्रैफिक दिखने लगा। कोरोना के कारण विशाखापट्टनम के जिस समुद्र तट पर कई हफ्तों से लोग नहीं दिख रहे थे, वहां भी भीड़ दिखने लगी। जान बचाने के लिए घर से कई किलोमीटर दूर पहुंचे लोग वहीं पर सोते दिखाई दिए। हालांकि इस बार गैस का रिसाव इतना नहीं हुआ कि लोगों की जान पर आफत आ जाए। लेकिन एलजी पॉलीमर से गैस लीक होने की घटना की जांच अचानक तेज हो गई। आंध्र प्रदेश पुलिस तो मामले की जांच कर रही है। एनजीटी ने भी मीडिया में छपी खबरों के आधार पर मामले का खुद ही संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में एनजीटी ने गैस लीकेज की घटना पर नाराजगी जताई और घटना की जांच के लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई। एनजीटी ने एलजी पॉलीमर्स कंपनी को 50 करोड़ रुपए विशाखापट्टनम के डीएम के पास जमा कराने का आदेश दिया और केमिकल फैक्ट्री के अलावा जिले के डीएम और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस भेज दिया। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस देकर घटना पर जवाब देने को कहा गया। सौभाग्य की एक बात यह कि विशाखापट्टनम में कंपनी से हुई लापरवाही से पर्यावरण को तो नुकसान हुआ ही, 11 लोगों की जान भी चली गई। इसीलिए इस घटना के बाद एनजीटी ने भी सख्त रुख अपनाया है। टिड्डियों पर काबू पाने में बार बार नाकाम साबित हुए पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर चेतावनी दी। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो अपने इलाके में टिड्डियों की ब्रीडिंग यानी उनके पैदा होने और बढ़ने के हालात को खत्म करे। सूत्रों का दावा है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने चीन की मदद से इन्हें खत्म करने का भरोसा दिया, लेकिन भारत ने इस पर यकीन करने के बजाय सीमा पर ही टिड्डियों को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन भारत कुछ करे उससे पहले ही पाकिस्तान की तरफ से पहले से भी ज्यादा घातक टिड्डियों ने जोधपुर के बड़े इलाके में हल्ला बोल दिया। टिड्डियों के इस हमले में फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इससे परेशान किसानों ने खुद ही टिड्डियों को भगाने के तरीके ढूंढ निकाले। परेशान किसान परिवार के साथ अपने खेतों में थालियां बजाते दिखे, जिसके शोर से टिड्डियां भागती नजर आईं। हालांकि किसानों को भी पता है कि ऐसे उपायों से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं, इसलिए वो प्रशासन से गुहार लगाते दिखे। प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप उचित समय में यहाँ पे स्प्रे करके और तुरंत इसका निदान करें। कहीं किसान शोर मचाकर टिड्डियों को भगाते दिखे तो कहीं बच्चे पेड़ों पर डंडे मारकर टिड्डियां भगाते नजर आए। किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस बार सरहद पर ही टिड्डियों को मार गिराने की तैयारी करने का दावा किया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी टिड्डी को खत्म करें, इसकी भी योजना हमने बनाई है। सौभाग्य की बात यह कि हर साल पाकिस्तान से आने वाले टिड्डियों के दल भारत के बड़े इलाके में फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान को बार बार चेतावनी देने के बावजूद नतीजा बेअसर रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने खुद ही टिड्डियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। आने वाले वक्त में कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान हो जाएगी और यात्रियों को पहले के मुकाबले कम पैदल चलना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की सीमाओं पर सड़क बनाने वाले संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 80 किलोमीटर की लिंक रोड तैयार कर दी। उत्तराखंड के धारचूला से लिपलोक तक जाने वाले रास्ते पर इस लिंक रोड को बनाया गया, जिससे वहां की दूरी काफी कम हो गई है। इस रोड के बनने के बाद जो यात्रा 2 से 3 हफ्ते में पूरी होती थी, वो केवल 1 हफ्ते में पूरी होगी। साथ ही इस सड़क के बनने से सुरक्षा बल के जवानों को भी बॉर्डर तक पहुंचने में आसानी होगी। सचिन तेंदुलकर ने काउंटी क्रिकेट खेलने के दिनों को याद किया। सचिन तेंदुलकर ने अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की जब वो 19 साल के थे। इस तस्वीर के साथ उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेलने के दिनों को भी याद किया। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए 15 मई से अभियान और तेज करने की बात कही। इस अभियान में रूस, जर्मनी और फ्रांस समेत कई देशों से भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से बीजेपी सांसद जॉन बर्ला ने पुलिस पर 28 दिन बाद भी उन्हें घर से नहीं निकलने देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की मांग करते हुए धरना भी दिया। जितने भी श्रमिक सब है विभिन्न राज्यों में उनको लाने के लिए व्यवस्था करें। छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत कई शहरों में अचानक मौसम बदल गया और तेज हवा के साथ बारिश हुई। तमिलनाडु में शराब की दुकान खोलने के विरोध में सीपीएम की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में राज्य सरकार ने नियमों के तहत शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी, जिसके विरोध में सीपीएम कार्यकर्ताओं ने मदुरई में जोरदार प्रदर्शन किया। इसी बीच प्रदर्शन में शामिल एक कार्यकर्ता को एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया और उसे खींच कर ले जाने लगा।
जिसे देखकर वहां मौजूद कई महिला कार्यकर्ता पुलिस वाले से भिड़ गई और अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। हालात बिगड़े तो वहां मौजूद दूसरे जवानों ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे कई लोगों को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। इससे पहले सीपीएम की कई महिला कार्यकर्ता लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोले जाने के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन करती दिखी, जिनमें शामिल कुछ महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर चलती नजर आईं। कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाएं कपड़े से मुंह को ढकी दिखीं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं ने न तो मास्क लगा रखा था और न ही कपड़े से मुंह को ढक रखा था। यही नहीं, प्रदर्शन कर रही महिलाओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोले जाने का सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और सरकार से शराब की दुकानें फिर से बंद कराने के लिए अपील की। और इसके लिए सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने शराब की एक दुकान के बाहर सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कुछ महिला कार्यकर्ता तो छोटे बच्चों को गोद में लेकर लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने का विरोध करती रहीं। प्रदर्शन कर रही कुछ महिलाएं कपड़े की मदद से मुंह और नाक को ढकी नजर आईं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं इससे बेपरवाह दिखी। इसके अलावा प्रदर्शन कर रही महिलाओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की भारी कमी दिखी। इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोग महिलाओं को समझाने की कोशिश करते दिखे। पुलिस के जवान भी हंगामा कर रही महिलाओं को शांत करने की कोशिश में नजर आए, लेकिन महिलाओं का हंगामा शांत नहीं हुआ। बाद में विरोध जताने के लिए सड़क किनारे महिलाएं धरने पर बैठ गईं। सौभाग्य की बात यह कि 24 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद देश भर में शराब की दुकानें बंद कर दी गई थीं, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी गई, जिसका सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और सरकार से शराब की दुकानों को फिर से बंद करने की मांग की। ताइवान के ताओयान में बेसबॉल मैच में ड्रम बजाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया। कोरोना के डर से लोग भी मैच देखने के लिए स्टेडियम में नहीं पहुंचे, जिसके बाद मैच को लोगों के मोबाइल में ऑनलाइन दिखाया गया। मैदान में खिलाड़ियों को दर्शकों की कमी महसूस न हो, इसके लिए लोगों के कटआउट की मदद दी गई और उन्हें कुर्सियों पर हूबहू इंसानों की तरह बैठाया गया। कुर्सियों पर बैठे सभी कटआउट मास्क भी पहने दिखाई दिए। कुछ कटआउट तो कैमरों से खिलाड़ियों की फोटो खींचने के स्टाइल में बनाए गए थे। चीयर लीडर भी वहां मौजूद खिलाड़ियों और ऑनलाइन मैच देख रहे लोगों का मनोरंजन करती नजर आई। अच्छा शॉट लगने पर स्टेडियम के एक कोने में खड़े कुछ रोबोट ड्रम बजाकर खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाते दिखाई दिए। कभी दर्शकों से खचाखच भरा रहने वाला यह मैदान कोरोना वायरस की वजह से खाली दिखाई दिया। सौभाग्य की बात यह कि ताइवान में कोरोना पर काफी हद तक काबू पाने के बाद सरकार ने वहां बेसबॉल मैच कराने की इजाजत दी, लेकिन दर्शक स्टेडियम नहीं पहुंचे, जिनकी भरपाई कटआउट से की गई और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए रोबोट्स को ड्रम बजाने के काम पर लगा दिया गया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने चमगादड़ों से जुड़ा एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत अब राज्य में चमगादड़ों को मारना या भगाना कानूनन अपराध होगा और अगर कोई चमगादड़ों को मारता या भगाता पाया गया तो उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि चमगादड़ों को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उन्हें दूर किया जा सके, क्योंकि लोगों के बीच ये अफवाह है कि कोरोना वायरस फैलने के लिए चमगादड़ ही जिम्मेदार हैं और इसलिए पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के कई जिलों से चमगादड़ों को मारने या फिर भगाने की खबरें आ रही थी। हालांकि अभी तक किसी रिसर्च में यह साबित नहीं हो सका है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों की वजह से फैल रहा है। लिहाजा चमगादड़ों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने ये आदेश जारी किया। कुछ लोगों ने अफवाह दी सब ये जो वायरस है ये चमगादड़ से आया है, तो उसके कारण पिछले कुछ दिनों में देखा है कुछ लोग चमगादड़ को मारने या भगाने का काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति चमगादड़ को ना तो मारेगा ना भगाएगा। अगर वो ऐसा कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाएगी। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के लिए रथ बनाने का काम शुरू हो गया। 23 जून को रथ यात्रा निकलनी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम बंद था। एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्त के साथ रथ निर्माण की इजाजत दी, जिसके बाद रथ बनाने का काम जोरों पर दिखाई दिया। काम शुरू करने से पहले पुजारियों ने लकड़ी की पूजा की। इसके बाद मास्क पहने कारीगर लकड़ी की कटाई करते नजर आए। सैनिटाइजेशन और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाना, ये सब दृष्टि में रखकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। शिल्पा शेट्टी ने अपने बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। शिल्पा शेट्टी के बेटे व्यान ने घर में बिस्किट और दूसरी चीजें बनाई, जिसका वीडियो खुद शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लखनऊ की एक अदालत में चल रहे इस केस पर 31 अगस्त तक फैसला सुनाने का आदेश दिया। अदालत ने साफ किया कि जज लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई कर सकते हैं। लखनऊ की एक अदालत में चल रहे इस मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी समेत 14 आरोपी।
पश्चिम बंगाल के बरहमपुर में ITI ने कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर बनाया। इसका अंदर में हम जितना सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, गैजेट्स है, लैपटॉप्स है, सबको हम अंदर डाल सकते हैं। ये सब पूरा अच्छा तरीके से ये सैनिटाइज हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आनंद तिवारी। तबलीगी जमात के मरकज से जुड़े करीब 30 बैंक खातों की जानकारी जांच एजेंसियों के हाथ लगी है और उनमें कुछ बैंक खातों को सीज भी कर दिया गया है। मौलाना साद से जुड़े इन खातों में जमा पैसों और विदेशी फंडिंग की जांच की जा रही है। क्या पता चल रहा है आनंद? जी देखिए किशोर जी, जो मरकज और ट्रस्ट का करीबन 1973 का एक बैंक अकाउंट था उसको पहले ही सीज कर दिया गया है पुरानी दिल्ली में इसकी ब्रांच थी। इसके अलावा जो क्राइम ब्रांच और ईडी के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि करीबन 30 ऐसे बैंक अकाउंट हैं जो मरकज, ट्रस्ट, मौलाना साद और उनके बेटों के हैं, जिन पर कड़ी नजर क्राइम ब्रांच और ईडी बनाए हुए है। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था, जो पैसा आ रहा था या जो पैसा निकाला जा रहा था यहाँ से, जो विदेशी पैसा आ रहा था, उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। जो इनकम टैक्स रिटर्न कब इन्होंने फाइल किया है वो तमाम जानकारी भी जो बाकी एजेंसियां उनसे ली जा रही है। तो 30 ऐसे बैंक अकाउंट है जिनकी जानकारी अब क्राइम ब्रांच और ईडी के हाथ लग चुकी है और इनमें कुछ और बैंक अकाउंट है जिनको सीज करने की कार्रवाई जो है वो दोनों जांच एजेंसी ने शुरू कर दी है। शुक्रिया आनंद आपका। मध्य प्रदेश के खंडवा में लोगों की भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। घटना तब हुई जब एक मकान में आग लगने की सूचना पर पुलिस की एक टीम वहां पहुंची थी और जब भीड़ बढ़ने लगी तो जवानों ने लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। और इसी बात से नाराज लोगों की भीड़ ने पुलिस के जवानों पर हमला बोल दिया। एक साथ कई लोग पुलिस के जवानों पर टूट पड़े और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। भीड़ में शामिल कुछ लोग जवानों पर लातें चलाते दिखे तो कोई प्लास्टिक के पाइप से उन्हें मारता नजर आया। तभी वहां फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची जिसमें बैठे पुलिस के जवानों ने सड़क पर बवाल कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इसी घटना से पहले वहां एक मकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर से ही आसमान में उठती दिखाई दी और उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। इस बीच वहां आसपास के कई लोग पहुंच गए लेकिन किसी ने भी आग बुझाने की कोशिश नहीं की। बाद में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गईं। सौभाग्य की बात है कि मकान में आग लगने की वजह से लोगों का वहां जमावड़ा लग गया था। कोरोना वायरस न फैले इसे देखते हुए वहां मौजूद पुलिस के जवान लोगों को हटाने लगे, जिससे नाराज लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस अब उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने जवानों के साथ मारपीट की। अहमदाबाद के एक इलाके में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराते वक्त कुछ लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। बवाल बढ़ा तो हालात संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। यही नहीं, पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस के अधिकारी और जवान सिर पर हेलमेट और हाथ में डंडा लेकर चलते दिखाई दिए। कुछ महिला पुलिसकर्मी भी वहां हाथ में डंडा लेकर चलती नजर आईं। अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद प्रशासन ने शहर में सिर्फ दूध और दवा की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार 40 लाख के करीब पहुंच चुकी है। बढ़कर आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 2,72,000 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें भी एक बड़ा हिस्सा तो अकेले अमेरिका का ही है। वहां अब तक 77,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल मरीजों की तादाद भी 13 लाख तक पहुंच चुकी है। कोरोना से होने वाली मौत के मामले में अब ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है। वहां मरने वालों का आंकड़ा 30,000 को भी पार कर चुका है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इटली में हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना से होने वाली मौत के मामले में इटली तीसरे नंबर पर है। वहां भी करीब 30,000 लोगों की जान जा चुकी है। मरीजों की तादाद के मामले में रूस ने फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। वहां अब तक करीब 1,90,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के विरोध में बीजेपी नेता विजय गोयल ने सजगता उपवास रखा। केजरीवाल सरकार ने यह फैसला अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किया था, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। केजरीवाल सरकार के फैसलों का विरोध करने के लिए बीजेपी नेता विजय गोयल ने अपने घर पर सजगता उपवास रखा। इस उपवास में दिल्ली बीजेपी के कुछ और नेताओं ने उनका साथ दिया। ये सभी नेता सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उपवास पर बैठे। अपना गुस्सा जताने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया, जिसमें शराब की दुकानें खोलने और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने समेत दिल्ली सरकार के कई फैसलों का जिक्र किया गया। दिल्ली में जब से शराब की दुकानें खुली हैं, लोग अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। यही नहीं, कई जगहों पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना दिया गया। विजय गोयल सबसे ज्यादा इसी बात से नाराज दिखे। रेड जोन के अंदर सभी 11 जिलों में शराब की दुकानें खोल दी गई। उससे पहले कोई उसकी प्लानिंग नहीं की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन मुश्किल हालात में बीजेपी के इस तरह के विरोध को गलत ठहराया। ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति और घटिया मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पा रही है। इसको देखकर
पीड़ा भी होती है, अफसोस भी होता है। सौ बात की एक बात यह कि दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानें खोलने और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला आर्थिक हालात सुधारने के लिए लिया, लेकिन इसके बाद कई जगहों पर हंगामा हुआ और विजय गोयल ने इसे दिल्ली सरकार की असफलता बताते हुए उस पर हमला कर दिया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद के डीएम ने नगर निगम का वो आदेश रद्द कर दिया जिसमें गाजियाबाद में रहकर दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के दिल्ली आने जाने पर रोक लगाई गई थी। एक दिन पहले गाजियाबाद नगर निगम की ओर से सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को यह आदेश जारी किया गया था कि और इसके बाद कुछ हाउसिंग सोसाइटियों के गेट पर चिपका कर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिल्ली आने जाने पर हाउसिंग सोसाइटी में न घुसने देने की चेतावनी दे दी गई। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने डॉक्टरों के संगठन आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए यानी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक बुलाई जिसमें नगर निगम के आदेश को रद्द करके विवाद सुलझाने का दावा किया गया। आईएमए के आरडब्ल्यूए, नगर निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में हम सब ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि हम सब कोरोना की लड़ाई में एकजुट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो शराब की होम डिलीवरी करवाने के बारे में सोच सकती है। अदालत में दाखिल इस याचिका में शराब की काउंटर पर बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस बारे में सरकार फैसला लेगी और अगर वो चाहे तो शराब की होम डिलीवरी करवाने पर विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि दुकानों पर शराब बिकने से भीड़ बढ़ रही है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए दुकानों के काउंटर पर शराब बिक्री को पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और दो टूक कहा कि यह सब देखना सरकार का काम है। निशानेबाज मनु भाकर ने अगले साल टोक्यो ओलंपिक्स होने की उम्मीद जताई। निशानेबाज मनु भाकर ने अगले साल टोक्यो ओलंपिक्स होने की उम्मीद जताई, साथ ही इसके लिए कोरोना वायरस के बावजूद अपनी मजबूत तैयारी जारी रखने की बात कही। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी। उनकी अपील पर अब 12 मई को सुनवाई होगी। जफरुल इस्लाम पर सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट करने के आरोप में देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस पर केंद्र की एक समिति के सुझाव जल्द लागू करने की बात कही। इसी समिति ने मुंबई में धारावी के झुग्गी बस्ती वाले इलाके का दौरा किया था। गुजरात के सूरत में कुछ लोगों पर झारखंड के एक मजदूर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा तो पुलिस ने बीजेपी का कार्यकर्ता बताए जा रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि एक बीजेपी कार्यकर्ता ने झारखंड भेजने के लिए मजदूरों के एक गुट से टिकट के नाम पर 1,16,000 रुपए ऐंठ ली, लेकिन न तो उन्हें टिकट दिया गया और न ही भेजने का इंतजाम किया। और जब मजदूर ने टिकट देने या पैसे लौटाने की बात की तो उस पर डंडे से हमला कर दिया। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया जिसमें मजदूर जान बचाने के लिए इधर उधर भागता और गुहार लगाता नजर आया। हमले में मजदूर बुरी तरह लहूलुहान हो गया। सब मिलकर हमको राजेश वर्मा ने पट्टा से लकड़ी से सब बहुत मारा, कितना मारा मेरा शरीर नहीं काम कर रहा, सर फाड़ दिया। हमले का मुख्य आरोपी राजेश वर्मा महाराष्ट्र का रहने वाला बताया गया। सोशल मीडिया पर भी उसकी पहचान बीजेपी कार्यकर्ता की दिखी। आरोप है कि इसी राजेश वर्मा के दबाव में झारखंड के ही एक और मजदूर को 3 छोटे छोटे बच्चों और पत्नी के साथ किराए के घर से बाहर फेंक दिया गया। आरोपियों को शक है कि मारपीट का वीडियो इसी मजदूर ने बनाया। बेघर कर दिए जाने के बाद इस परिवार ने रात फुटपाथ पर गुजारी। सौ बात की एक बात यह कि लॉकडाउन की वजह से मजदूर पहले ही बहुत परेशान हैं, तंगहाली में जी रहे ऐसे मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले भी कम नहीं है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने बाकी लोगों को संदेश दे दिया। इजराइल ने अपने यहां कोरोना वायरस की वजह से लागू ज्यादातर पाबंदियां हटा ली और वहां मॉल, जिम और बाजार खोल दिए गए। कोरोना वायरस की वजह से मार्च में इजराइल में सख्ती कर दी गई थी और कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। ऐसे में जब 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद इजराइल में जिम खुले तो लोग पहले ही दिन कसरत करने पहुंच गए। हालांकि कसरत करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और लोग एक दूसरे से फासला रखकर कसरत करते नजर आए। जिम में एक स्क्रीन पर लोगों को एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाए रखने का नियम लिखा हुआ भी दिखा। जिम में दाखिल होने से पहले वहां लगे एक उपकरण के जरिए लोगों का तापमान भी मापा गया। जिम के अलावा इजराइल में शॉपिंग मॉलों की रौनक भी लौट आई। दुकानें खुल गईं और नियमों के तहत लोग मास्क लगाकर खरीदारी करते दिखे। मॉल में भी लोगों का तापमान मापने के बाद ही उन्हें अंदर घुसने की इजाजत दी गई। שמחה להיות כאן בקניון שוב ושמחה שחזרנו לשגרה। सौ बात की एक बात यह कि इजराइल में कोरोना वायरस की वजह से लागू पाबंदियां धीरे धीरे हटाई जा रही हैं, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियमों का पालन करना जरूरी है। वहां सरकार ने मास्क पहनने के साथ ही एक दूसरे से 2 मीटर का फासला बनाए रखने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। रिलायंस जियो ने अमेरिकी कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के साथ एक बड़ी डील की।
जिसके बाद शेयर बाजार में रिलायंस के शेयरों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया। इस सौदे के तहत विस्टा इक्विटी पार्टनर्स को रिलायंस जियो में करीब 2.3% की हिस्सेदारी मिलेगी। इसके लिए उसे रिलायंस जियो में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने होंगे। अमेरिकी कंपनी विस्टा का ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जबकि महज 1 महीने में रिलायंस जियो में निवेश की ये तीसरी डील रही। इससे पहले फेसबुक और सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदी थी। इन तीनों सौदों को मिला दिया जाए तो रिलायंस जियो में नए निवेश का कुल आंकड़ा 60,000 करोड़ के पार पहुंच गया। विस्टा और रिलायंस जियो में डील के बाद शेयर बाजार में रिलायंस के शेयरों में तेजी बनी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में 3.5% से ज्यादा तेजी दर्ज की गई। तमिलनाडु के कई शहरों में दूसरे दिन भी शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी। एक दिन पहले वहां शराब की दुकानों के बाहर जुटी भीड़ को काबू करने में पुलिस को काफी परेशानी हुई थी, लेकिन दूसरे दिन पुलिस ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ को काबू करने के लिए व्यवस्था कर ली। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक शराब की दुकान के बाहर बांस के डंडों से रास्ता बनाया गया। रास्ता भी ऐसा कि कतार में खड़े लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और कोई भी आदमी लाइन तोड़कर आगे न बढ़ पाए। शराब खरीदने पहुंचे लोगों को नियमों का पालन करवाने के लिए ये तरीका काफी कारगर दिखा। तमिलनाडु में शराब खरीदने के लिए आधार कार्ड दिखाकर टोकन की व्यवस्था की गई है, इसलिए एक पुलिस वाले की ड्यूटी लोगों के टोकन चेक करने में लगी रही। इसके अलावा रामेश्वरम में भी शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें नजर आईं। वहां भी पुलिस की सख्ती की वजह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया। कुछ दुकानों के बाहर बांस के डंडों की मदद से नियमों का पालन करवाने की कोशिश की गई, जबकि कुछ के बाहर पुलिस के जवान मौजूद रहे। बताया गया कि तमिलनाडु में पहले ही दिन 100 करोड़ से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई और दूसरे दिन भी वहां शराब खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। सौभाग्य की बात है कि तमिलनाडु में दूसरे दिन भी लोगों की भीड़ शराब खरीदने के लिए उमड़ी, लेकिन पुलिस वहां नियमों का सही तरीके से पालन करवाने के लिए मुस्तैद थी, इसलिए लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर ही लाइन में खड़े दिखे। लॉकडाउन के बीच तेलंगाना में फंसे कई मजदूर जान जोखिम में डालकर जंगल के रास्ते अपने गांवों के लिए निकल पड़े। ये सभी मजदूर झारखंड से हैं और तेलंगाना की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन की वजह से खाने पीने की परेशानी बढ़ गई तो ये लोग जंगल के रास्ते अपने गांव के लिए निकल पड़े। 3 दिन पैदल चलने के बाद इन मजदूरों का काफिला नक्सली इलाके के कच्चे रास्तों से होकर गुजरता दिखा। ये इलाका तेलंगाना और झारखंड के बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर का है। गूगल मैप के माध्यम से सहारे से जो है ये अपने घर को वापस जा रहे हैं, मगर ये जो जंगली रास्ता है ये नक्सलियों के इलाके से होते हुए जाता है। मजदूरों के इस काफिले में एक दिव्यांग भी दिखा जो लाठी की मदद से अपने कदमों को मंजिल की तरफ आगे बढ़ा रहा था। ऐसे कई मजदूर इस पैदल सफर पर थे जो नक्सलियों से बेखौफ घने जंगलों को पार करते दिखाई दिए। कहाँ जा रहे हैं? अभी झारखंड जाएंगे। आप लोगों को रोका नहीं गया यहाँ पे? नहीं, रोका नहीं गया, बोला गया रात में कि तुम लोग चले जाओ। बीजापुर में इन लोगों के हाथों पर क्वारंटीन वाली मुहर तो लगा दी गई, लेकिन इन्हें क्वारंटीन किया नहीं गया। बताया गया कि राज्यों के बॉर्डर सील हो जाने की वजह से इन मजदूरों ने जंगल के रास्ते जाने का फैसला लिया। सौभाग्य की बात यह कि तेलंगाना में काम कर रहे झारखंड के मजदूर लॉकडाउन की वजह से वहां फंस गए। जब इनके सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हुई तो ये लोग जंगल के रास्ते गांव के लिए निकल पड़े, जबकि आम दिनों में भी इन रास्तों से आने जाने पर पाबंदी है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अभिषेक पांडे। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 19,000 को पार कर चुका है। इनमें 12,000 से ज्यादा मरीज अकेले मुंबई के हैं। यही नहीं, राज्य में 37 मरीजों की मौत भी हो गई, जो एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो इस पर क्या पता चल रहा है अभिषेक? देखिए किशोर, इससे ये पता चल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार भले ही तमाम सारे दावे कर रही थी, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें और दावे में कहीं न कहीं अंतर दिख रहा है। और साथ ही आज जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने शाम को ये ऐलान किया कि जो चेन तोड़ने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही थी कि विषाणु की चेन तोड़ देंगे, उसमें सफलता नहीं मिली है। उन्होंने ये पब्लिकली पहली बार माना कि कोरोना की चेन तोड़ने में महाराष्ट्र सरकार अब तक नाकाम रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आज हुई है कि 12,000 का आंकड़ा महाराष्ट्र जैसे मुंबई में क्रॉस किया, वैसे ही इसकी गाज मुंबई के बीएमसी कमिश्नर पर पड़ी और उन्हें हटा दिया गया। यानी साफ है कि महाराष्ट्र सरकार ये मानती है कि जिस तरीके की चीजें बढ़ रही हैं, जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र के लिए आने वाले समय में तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि सामने बारिश अगले महीने आने वाली है। और ऐसे में अगर ये आंकड़ा बढ़ता रहा तो निश्चित ही महाराष्ट्र सरकार के लिए और महाराष्ट्र के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। शुक्रिया अभिषेक आपका। पूर्व गेंदबाज प्रवीण कुमार ने एक तस्वीर के जरिए पुराने दिनों को याद किया। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने रोहित शर्मा और सुरेश रैना के साथ सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की और पुराने दिनों को याद किया। नेपाल में फंसे भारत के 250 मजदूरों ने प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें वापस लाने की अपील की। अपने बच्चों के साथ फंसे इन मजदूरों का कहना है कि उन्हें वहां खाने पीने की भी काफी परेशानी हो रही है।
और हम लोगों के पास कुछ नहीं है, ना किराया है ना खाने के लिए है। हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे? हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। जम्मू में लॉकडाउन के बीच पुलिस वाले केक और तोहफे लेकर एक बच्ची के घर पहुंचे और उसे जन्मदिन की बधाई दी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने मेरे को केक दिया और मैं रात को अपने पेरेंट्स के साथ केक कट करूंगी। ऋतिक रोशन ने मुंबई पुलिस को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर दिए, जिस पर मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर ऋतिक रोशन को धन्यवाद दिया। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद लॉकडाउन की वजह से देश भर के अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों का स्पेशल ट्रेनों से अपने गांव लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। गुजरात में फंसे उत्तर प्रदेश के 1200 मजदूर भी अपने गांव लौटे, जिन्हें लेकर एक स्पेशल ट्रेन कासगंज रेलवे स्टेशन पहुंची। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 50 से ज्यादा बसों का इंतजाम किया गया। बिना किसी दिक्कत के मजदूरों की गांव वापसी कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर इंतजाम देखते नजर आए। मजदूरों की जांच के बाद उन्हें रवाना कर दिया गया, लेकिन इस बीच मजदूरों ने दावा किया कि उन्हें गांव लौटाने के बदले उनके मालिक ने उनसे 700 रुपए लिए, जबकि मजदूरों को जारी हुई टिकट में रेल का किराया 495 रुपए लिखा दिखा। सेठ ने मेरी तनख्वाह में से 700 रुपए काटे, बोले कि 700 रुपए में घर तक पहुंचाएंगे। सौ बात की बात है कि लॉकडाउन में 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से फंसे मजदूरों के सामने काम बंद होने की वजह से खाने का संकट खड़ा हो गया था। लाखों मजदूर तो पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़े, जिसके बाद केंद्र सरकार ने मजदूरों की गांव वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत दी और अब वो अपने गांव लौट रहे हैं। वायुसेना के एक ट्रेनी विमान के क्रैश होने के बाद क्रोएशिया के रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस हादसे में विमान में सवार 2 पायलट की मौत हो गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह विमान ट्रेनिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ और ज़ादर में झाड़ियों के बीच जा गिरा, जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और उस जगह का मुआयना किया। इस बीच हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए दामिर कृष्टिसेविच ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। Mjesto potpredsjednika vlade i ministra obrane Republike Hrvatske। हादसे की जगह पर पहुंची पुलिस की टीम ने उस इलाके को सील कर दिया, साथ ही वहां चौकसी बढ़ा दी गई ताकि वहां कोई जा न सके। हालांकि बाद में यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए इस विमान को वहां से ले जाया गया। सौ बात की बात है कि हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए क्रोएशिया के रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वहीं हादसे की वजह जानने के लिए अधिकारियों की टीम वहां पहुंची और इस विमान को वहां से एक हवाई अड्डे पर ले जाया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मौत पर सीएम उद्धव ठाकरे ने दुख जताते हुए राज्य में फंसे मजदूरों से शांति बनाए रखने की अपील की। जसजशी आपली सोय होईल तसतसं आपण तुम्हाला घरी पाठवतो आहोत। तुम्हाला घरी पाठवल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, पण शांती ठेवा, अस्वस्थ होऊ नका, कुठेही गडबड गोंधळ करू नका। अत्यंत शिस्तीत आणि संयमाने आपण हे काम करतो आहोत।